सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 12वां सत्र है जो 28 जनवरी 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है, इस किताब के द्वारा दी गई सभी सूचना या जानकारी आप जान सकते हैं, मान सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। हम आगे चलते हैं। जैसा कि रा कहते हैं, हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम रोशनी में करते हैं। अब हम बात करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मुझे आज दोपहर हेनरी पुहारिक का फोन आया था। अगले महीने वो यहाँ आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह संभव है कि वे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। माइकल दे ओब्रोनविक, जिन्हें जॉर्ज हंट विलियमसन के नाम से भी जाना जाता है, वह भी आजकल यही है। क्या सही होगा यदि वे हमारे साथ इस ग्रुप में आ जाए? तो दोस्तों, हेनरी पुहारिक और जॉर्ज हंट विलियमसन, ये इन दोनों ने यूएफओ पे काफी रिसर्च किया था और उनकी जो किताबें थी वो भी काफी पॉपुलर हुई थी। हेनरी पुहारिक है, उन्होंने किताब जो किताब उन्होंने लिखी थी वो है यूरी। उनकी यूरी नाम की किताब पॉपुलर हुई थी। जॉर्ज हंट विलियमसन की दो किताबें थी, द सॉसर स्पीक और द अदर टंग्स एंड फ्लैशेस। इसके अलावा भी उनकी काफी किताबें रिलीज हुई थी, पर ये दोनों काफी रोचक किताबें थी। यदि आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो। अब इसके जवाब में राग कहते हैं, यह दोनों व्यक्ति वर्तमान में अभ्यस्त, अट्यून नहीं है। यहाँ पे अट्यून का मतलब ये है कि उन्होंने मेडिटेशन करके अपने आप पर कोई काम नहीं किया है। इसलिए हमें मेडिटेशन करके अपने आप पर काम करना बहुत जरूरी रहता है। उन्होंने अपने आप पर काम नहीं किया है, जिससे कि वह जागरूक नहीं है। इसका कारण है समय की कमी, जिसे आप व्यस्तता कहते हैं। हम विनंती करते हैं, यदि आप थोड़ा समय चिंतन करें, कंटेम्पलेशन के लिए निकालें, अपने आप पर काम करें, तो आप यह प्रश्न दोबारा पूछ सकते हैं। आपका समूह कार्ला की संपन्नता के लिए संतुलित है। इसका पहला कारण है कि आप कार्ला से रोजमर्रा के जीवन में मिलते रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि आप तीनों मिलकर साथ में ध्यान करते हैं।
तीसरा कारण यह है कि आप तीनों अकेले में भी ध्यान तथा चिंतन करते हैं। इस कारण से आपका समूह काफी प्रभावी है। तो डॉन कहते हैं, हम पिछले सत्र को जारी रखते हैं। आपने पहले बताया था कि ओरियन के लड़ाके यहाँ पर रथ से आते थे। क्या आप इस रथ का वर्णन कर सकते हैं? रा कहते हैं, रथ शब्द इस्तेमाल रथ शब्द का इस्तेमाल आपके लोगों में युद्ध में होता है। इसका यही मतलब है। ओरियन के यान का आकार कई तरह का होता है। पहला लंबा तथा अंडाकार होता है, जो चांदी से गहरे रंग का होता है। यदि रोशनी में देखें तो यह धात्विक मेटालिक यानी धातु से बना हुआ दिखता है। अंधेरे में देखने पर यह लाल या कुछ आग की तरह दिखता है, मतलब आर्टिफिशियल लाइट, जैसे कि वो आर्टिफिशियल लाइट चमक रही है ऐसे लगता है। अन्य यानों में पहला यान तश्तरी के आकार का होता है तथा छोटा होता है। इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 12 फीट होता है। दूसरी तरह का यान डिब्बे मतलब बॉक्स के आकार का होता है, जिसका एक किनारा लगभग 40 फीट का होता है। तीसरी तरह का यान सोच द्वारा नियंत्रित तंत्र थॉट कंट्रोल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके इच्छा अनुसार आकार लेने में सक्षम होता है। इस समूह में कई तरह की सभ्यता काम करती है। इनमें से कुछ सभ्यता अनंत बुद्धिमानिता का इस्तेमाल दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। यह जानकारियां बहुत कम ही साझा की जाती है, इसीलिए ध्यान के आकार और रूप काफी अलग अलग हो सकते हैं। तो आगे डॉन कहते हैं, क्या ओरियन के लड़ाकों को यहाँ आने से रोकने के लिए परिषद यानी महासंघ कॉन्फेडरेशन के द्वारा किसी तरह किए जाते हैं? तो रा कहते हैं, किसी ग्रह को क्वारंटाइन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। हालांकि संरक्षकों गार्डियंस के द्वारा समूह को किसी भी स्तर पर गश्त लगाया जाए या कोई भी तरीका अपनाया जाए, तब भी वो सभी को क्वारंटाइन भेजने से नहीं रोक सकते। यदि यह अनुरोध प्रकाश प्रेम में किया जाता है तो वह एक के कानून की रजामंदी से अंदर आ सकता है। यदि अनुरोध नहीं किया जाता है और नेट थोड़ा खिसक जाता है, तब इस नेट से बेदन पेनिट्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ क्वारंटाइन का मतलब यह है कि अनंत रचयिता या गार्डियंस द्वारा हर ग्रह को प्रोटेक्ट किया जाता है। और इस प्रोटेक्शन, ये तो लाइट का प्रोटेक्शन होता है, और इस लाइट को हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। आगे रॉकेट आगे डॉन कहते हैं, यह अनुरोध कौन करता है? रा कहते हैं, आपका सवाल अस्पष्ट है, कृपया दोबारा पूछिए। डॉन कहते हैं, मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि परिषद महासंघ कॉन्फेडरेशन कैसे ओरियन के रथ को क्वारंटाइन के अंदर आने से रोकती है। उनकी क्या कार्यवाही होती है? रा कहते हैं, यह संपर्क प्रकाश रूप या प्रकाश के शरीर वाले लोगों के स्तर पर होता है, जो कि संरक्षकों गार्डियन की संपन्नता पर निर्भर करता है। यह कार्य वह संरक्षक करते हैं जिन्हें शरीर प्रकाश के बने जिनके शरीर प्रकाश के बने होते हैं तथा वे अलग अलग संपन्नता में कांप रहे होते हैं। यदि कोई इकाई पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र के करीब आने की कोशिश करती है, तो संरक्षक तुरंत ही उनके पास पहुंच जाते हैं तथा उनका स्वागत एक इस रचयिता के नाम पर करते हैं। फिर उन्हें प्रेम के प्रकाश में नहलाया जाता है और बताया जाता है कि किस ग्रह से लोगों की
कि इस ग्रह की लोगों की स्वतंत्र इच्छा का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ एक के कानून की शक्ति द्वारा क्वारंटाइन लगा हुआ है। आगे जॉन कहते हैं, यदि उन्होंने पकड़े जाने के बाद भी क्वारंटाइन का पालन नहीं किया तो उनका क्या होता है? रा कहते हैं, पकड़े जाने के बाद यदि वह क्वारंटाइन का पालन ना करे तो वैसा ही होगा जैसे कि एक ठोस ईंटों की दीवार पार करने पर होता है, यानी वह अंदर आने में असमर्थ होगा। आगे डॉन कहते हैं, उसके बाद उसकी उस इकाई का क्या होता है? यदि वह ऐसा करता है, उसके रथ का क्या होता है? रा कहते हैं, रचयिता का भी एक अस्तित्व है, यानी वो भी एक बीइंग होता है। वे लोग जो क्वारंटाइन की सीमा तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, उनकी संपन्नता का स्तर ऐसा होता है कि वे जैसे ही रचयिता के प्रेम प्रकाश की जाली नेट को देखते हैं तो उस जाली को पार करना या कानून को तोड़ना असंभव हो जाता है। इसलिए कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रयास नहीं होता, वहां कोई विरोध नहीं होता। सिर्फ वही लोग इस क्वारंटाइन को भेजने में कामयाब हो सकते हैं जो इस ग्रह के चारों तरफ लगी क्वारंटाइन के भीतर कोई खिड़की खोजने में कामयाब हो जाते हैं। इन खिड़कियों द्वारा वे अंदर आ जाते हैं। वह यह खिड़कियां काफी दुर्लभ और अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। ये खिड़कियां तब खुलती है जब धरती से कोई इन्हें बुलाए या फिर धरती पर आफरा तफरी मच जाए, वरना ये खिड़कियां खुलना पॉसिबल नहीं। खैर, राकेट डॉन कहती है, क्या यह उसके लिए उत्तरदायी है जिसे हम यूएफओ फ्लैग्स कहते हैं? जब 1973 में बड़ी संख्या में यूएफओ दिखाई दिए गए थे। दोस्तों, यहाँ यूएफओ फ्लैग्स मीन्स मतलब हमें जो यूएफओ दिखते हैं, अगर ध्यान अवस्था में हम उनसे संपर्क साधे और हम उनको बताएं, हम उनसे बात करें कि हम आपका स्वागत अनंत रचयिता की प्रेम और शांति में करना चाहते हैं जो एक है, तो शायद हमें आकाश में ये यूएफओ दिख सकते हैं। तो रा कहते हैं, हाँ यह सही है। जॉन कहते हैं, अच्छा, उस समय जब आसमानों में इतने सारे यूएफओ दिखाई दिए थे, क्या वे ओरियन समूह के थे? रा कहते हैं, उनमें से कई यूएफओ जो आपने आसमानों में देखे थे वे ओरायन समूह के ही थे। वे संदेश भेजते थे। वह संदेश उन लोगों द्वारा भी ग्रहण किया जाता था जिनका झुकाव दूसरों की सेवा की तरफ होता था। इन संदेशों द्वारा उन्हें डराने की कोशिश की जाती थी कि आगे उन्हें काफी कठिनाई आने वाली है। वह बस डरा सकते थे। बस इतना ही खुद की सेवा करने वाले कर सकते हैं जब उनका सामना दूसरों की सेवा करने वालों से होता है। वही संपर्क ओरियन की समूह के लिए मददगार होती है। जब संपर्क में आई इकाई खुद की सेवा करने वाली होती है। आपके आसमानों में कई इकाइयां विचार रूप मतलब थॉट फॉर्म में है जो कि सकारात्मक प्रवृत्ति की होती है। परिषद मतलब कॉन्फेडरेशन महासंघ के ही यान है। इसके अलावा जो यान दिखाई देते हैं उन्हें आपके सरकारों द्वारा बनाया गया होता है। आगे डॉन कहते हैं, 12 अक्टूबर 1972 में जब हेनरी पोहारे इजराइल में थे तब उनका संपर्क किस समूह से हुआ था? रा कहते हैं, हमें इस सवाल का उत्तर देने से खुद को रोकते हैं क्योंकि इसका जवाब इस जवाब को हेनरी भी पढ़ सकता है जिसका प्रभाव उसके भविष्य में हो सकता है जो कि उसकी आजादी का उल्लंघन होगा। यह जरूरी है कि वह इस सवाल का जवाब अपने दिल से ही पूछ ले और स्वयं निर्णय ले।
डॉन कहते हैं, क्या यह जवाब वहां ही लागू होगा जब 1962 में जिस समूह में मैं भी था उनका संपर्क किससे हुआ था? रा कहते हैं, इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। आपके समूह का संपर्क परिषद, महासंघ, कॉन्फेडरेशन से हुआ था। डॉन कहते हैं, क्या उस समय उस क्षेत्र में उनके कोई यान थे? रा कहते हैं, वहां कोई यान नहीं थे, वहां केवल विचार रूप, थॉट फॉर्म्स थे। डॉन कहते हैं, आपने जो ओरियन के लड़ाकों के बारे में बताया था, जब वे जाली के अंदर आते हैं तब वे तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह की सूचनाएं हमें देते हैं। हमें तकनीकी जानकारियों के बारे में पता है, परंतु वे किस तरह की गैर तकनीकी जानकारियां देते हैं जिनको हम संपर्क करते हैं? क्या यह सही अनुमान लगा रहा हूं कि यह सब टेलीपैथिक संपर्क से होता है? रा कहते हैं, यह सही है। टेलीपैथी द्वारा खुद की सेवा करने वाले एक के नियम के दर्शन को तरोड़ मरोड़ कर लागू करते हैं। इनके कुछ उन्नत समूह में कुछ रिवाज और अभ्यास दिए जाते हैं और इसे लिखा जाता है, जैसे कि दूसरों की सेवा करने वाले लोग अपने गुरुओं की फिलॉसफी को लिखकर उसे लागू करते थे ताकि इसका उपयोग आगे की पीढ़ी में हो सके। खुद की सेवा करने वालों की फिलॉसफी होती है कि किस तरह दूसरों को भ्रमित किया जाए ताकि वे यह समझे कि वे दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परंतु असल में वह खुद की ही सेवा कर रहे होते। इस तरह उनका झुकाव खुद की सेवा करने की तरफ हो जाता है, परंतु वो जान नहीं पाते तथा खुद खुद ही अपनी आजादी दूसरों को देकर गुलाम बन जाते हैं। दोस्तों, ये सत्र अगर पूरा करे तो काफी लंबा हो सकता है, तो इसे ज्यादा लंबा न करते हुए हम इसका दूसरा भाग हल करेंगे। जैसे कि रा कहते हैं, अब हम आपको उस अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी में, उसकी शक्ति में, उसके प्रेम और शांति में छोड़कर चलते हैं। आदमी आदमी मेरे दोस्तों, आदमीवासी। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.